2 रोज बाद मुझे एक पेशी पर लाहौर जाना था। मैंने फैसला किया कि खुद जाकर विमाला के घर वालों से मिलूं। ये बात ऐन मुमकिन थी कि सांसी विमाला को हासिल करने के बाद इसके वारसों से राब्ता कायम करें और विमाला के बदले में किसी बड़ी रकम का मुतालबा कर दें। लाहौर पहुंचकर मैंने पहले अपनी तारीख भुगताई, फिर छावनी के इस इलाके में पहुंच गया जहां विमाला की रिहाइशगाह थी। मैं वहां सादा कपड़ों में था। शाम का वक्त था। खूबसूरत गेट वाली कुशादा कोठी के सामने एक गनमैन खड़ा था। मैंने इसे अपना कार्ड दिखाया और कहा मैं विमाला के वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। गनमैन ने एक नौकर को अंदर भेजा। थोड़ी ही देर बाद 40 बरस उम्र का एक शख्स अपनी मटके जैसी तूंद हिलाता हुआ बाहर आ गया। इसकी तेज निगाहें मेरी आंखों में पेविस थीं। जी फरमाओ, इसने खालिस लाहौरी लहजे में कहा। मैंने एक बार फिर अपना तारुफ कराया और इससे कहा कि मैं विमाला के बारे में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मेजबान ने बड़े इत्मीनान से मेरी बात सुनी और मुझे लेकर कोठी के लान में आ गया। यहाँ घास पर खूबसूरत कुर्सियां बिछी थी और मेज पर 1-2 फिल्मी रिसाले रखे थे। मैं अंदाजा लगा चुका था कि तोंद वाला गोरा चिट्टा शख्स विमाला का सरप्रस्त रघुनाथ है। रघुनाथ ने 2 घोड़ा बोस्की की कमीज की जेब में से कीमती सिगरेट निकालकर सुलगाया और बोला, फरमाओ जनाब, क्या गल करनी है। वो एक बहुत पुरसुकून शख्स दिखाई देता था। ऐसे लोगों के दिल का हाल चेहरे से पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। मैंने कहा मैं आपकी बेटी विमाला देवी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या इनसे मेरी मुलाकात हो सकती है। वो मुझे घूरते हुए बोला, विमाला इस वक्त एबटाबाद में है, लेकिन आपने अभी बताया है कि आप जलिंदर के थाने में हैं। आपका विमाला से या हमसे क्या ताल्लुक वास्ता है। मैंने पहलवान के तीखे लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा, आप समझदार बंदे नजर आते हैं। कोई ताल्लुक वास्ता है इसलिए पूछ रहा हूँ ना। कैसा ताल्लुक वास्ता। पहलवान संभल कर बैठ गया। मैंने कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हुए बताना पसंद करेंगे विमाला इस वक्त कहाँ है। इसने भरपूर एतमाद से मेरी आंखों में देखा और बोला, वो एबटाबाद के करीबी एक पहाड़ी मकाम पर है। वो कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहती है, इसलिए हमने किसी को इसके बारे नहीं बताया। एबटाबाद का भी बस आपको ही बता रहा हूँ। क्या आपको यकीन है। मेरा मतलब है, आखिरी बार आपकी विमाला देवी से कब मुलाकात हुई। वो बोला, कमाल की बातें करते हैं जी आप। बादशाहों में खुद 2 दिन रह कर आया हूँ एबटाबाद, और फोन तो धी रानी का रोजाना आता है। अभी दोपहर को आया हुआ था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर तो बात ही खत्म हो गई जनाब। शायद हमें ही धोखा हुआ है, लेकिन गल क्या है जी, थोड़ा बहुत हमें भी तो पता चलना चाहिए। मैंने बात गोल करते हुए कहा, बस जी, हमें कुछ शक शुबा हुआ था। पिछले हफ्ते जलिंदर के कस्बे जयपुर से एक लड़की अगवा हुई है। हमें एक गवाही मिली थी कि मगविया की शक्ल फिल्मों की मशहूर अदाकारा विमाला देवी से मिलती है। मैं बात करते करते रघुनाथ के चेहरे का भी बगौर जायजा ले रहा था। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, या तो ये शख्स बहुत जबरदस्त अदाकार है या वाकई हम किसी धोखे में हैं। दर हकीकत अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था कि मिस्री अहाते से अगवा होने वाली लड़की वाकई विमाला है। सिर्फ एक दविंदर परवाना का बयान था कि मौके से मिलने वाली जूती विमाला की है और वो इस रात इससे मिलने करियाने की दुकान में आई थी। दविंदर परवाना कोई मोतबर गवाह नहीं था। सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही नजर आता है। मुमकिन है विमाला से मिलती जुलती किसी लड़की को परवाने ने विमाला समझ लिया हो, या फिर कोई लड़की सिरे से इसकी दुकान में आई ही ना हो। लेकिन फिर फौरन मेरा ध्यान इस खत की तरफ चला गया जो चंगड़ों के डेरे से मिला था और जिस पर छावनी का एड्रेस लिखा हुआ था। मैं करीबन आध घंटा रघुनाथ के पास बैठा। इस दौरान दूसरे अहले खाना से भी मुलाकात हुई। इनमें विमाला की खूबसूरत माँ के अलावा चंद करीबी रिश्तेदार भी थे। वो सब कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे और काफी जल्दी में थे। मैंने रघुनाथ से रुखसत होना मुनासिब समझा और इजाजत लेकर बाहर आ गया। मोटरसाइकिल लेकर मैं हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ मोटरसाइकिल जमा करवाने के बाद मुझे वापस जलिंदर रवाना हो जाना था। अभी मैं विमाला के घर से 3-4 फरलांग ही दूर आया था कि एक खटारा कार तेजी से आई और मोटरसाइकिल के साथ साथ चलने लगी। ऐनक वाले एक दुबले पतले शख्स ने गाड़ी के अंदर से इशारा करके मुझे रुकने के लिए कहा। मैंने मोटरसाइकिल रोक दी। इसने भी कार रोक दी और खिड़की से सर निकाल कर बोला, भाई साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे चंद मिनट देंगे। मैं इस शख्स को विमाला की कोठी में देख चुका था। रघुनाथ ने इसका नाम करण कुमार बताया था और कहा था ये विमाला के चचा हैं। करण कुमार के कहने पर मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ लॉक कर दी और खटारा गाड़ी में आ बैठा। वो गाड़ी को थोड़ा सा आगे एक गली में ले गया और बच्चों के एक पार्क के सामने रोक दी। हमारा तारुफ तो हो ही चुका था। वो छोटी सी तमहीद बांध देने के बाद असल मौजू पर आ गया। कहने लगा, नवाज साहब, आप मुझे आम पुलिस वालों से मुख्तलिफ नजर आए हैं, इसीलिए आपके पीछे आया हूँ। एक अहम मामले में आपको हमराज बनाने की जुर्रत कर रहा हूँ। मैं आपसे अपनी भतीजी विमाला के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं हमतन मतवज्जा हो गया। करण कुमार बोला, रघुनाथ को आपसे झूठ बोलना पड़ा है, वरना हकीकत वही है जो आपने बताई है। विमाला अगवा हो चुकी है और इस वक्त खाना बदोशों के कब्जे में है। ये एक सनसनीखेज इंकशाफ था। मैंने करण कुमार से पूछा, आपको ये बात कब मालूम हुई। पिछले इतवार को, करण ने जवाब दिया।
वो बुध को गुम हुई थी और इसी रोज हमें अंदाजा हो गया था कि इसके साथ कोई हादसा पेश आ चुका है, लेकिन हम इस खबर को आम नहीं करना चाहते थे। स्टूडियो में और स्टूडियो से बाहर विमाला के कई हासिद और बदख्वाह मौजूद हैं। हमें डर था और अब भी है कि वो स्कैंडल बनाएंगे और बात को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। लिहाजा हमने बहाना तराशा कि विमाला कुछ दिनों के लिए आराम करने चली गई है और इसकी हिदायत है कि किसी को इसके बारे में ना बताया जाए। दूसरी तरफ हम बेपनाह परेशानी के आलम में इसे तलाश कर रहे थे। आखिर इतवार के रोज विमाला की सहेली आशा ने ये इंकशाफ किया कि विमाला बुध के रोज चंडीगढ़ के एक आउटडोर शूटिंग से वापस आते हुए जालंधर में रुक गई थी। उन्होंने जालंधर के गोल्डन स्टार होटल में क्याम किया और यहीं पर विमाला से वो संगीन गलती हो गई, जिसके लिए अब इसे और हम सबको पछताना पड़ रहा है। नवाज साहब, मैंने आप पर एतमाद किया है, इसलिए अब कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि बंदे पर एतमाद किया जाता है या बिल्कुल नहीं किया जाता। हकीकत यह है कि विमाला एक बेहद गैर जिम्मेदार लड़की है। लाबालीपन बहुत है। मूडी ऐसी है कि कई बार बगैर बताए शूटिंग पैक करा देती है और फिल्म साज बां करते रह जाते हैं। इसकी सहेली आशा ने जो कुछ बताया है, इससे पता चला है कि जालंधर में भी इसने ऐसी ही हरकत की। आपके कस्बे जयपुर में इसका कोई उस्ताद दविंदर नामी रहता था। पता नहीं कौन घुसियारा है, वो तरंग में आकर इससे मिलने निकल खड़ी हुई। इसके पास शूटिंग के बहुत से लिबास थे, जिनमें एक सांसी लड़की का लिबास भी था। इसने ये लिबास पहन लिया। लिबास के साथ जूती नहीं थी, लिहाजा अपनी मॉडर्न जूती ही पहनना पड़ी। फिर इसने ड्राइवर को होटल में छोड़ा और गाड़ी लेकर जयपुर पहुंच गई। आशा भी इसके साथ थी। एक जगह गाड़ी से उतर गई और आशा से कहने लगी कि वो सुबह 4 बजे इसी जगह पर आकर इसे ले जाए। आशा इसके मजाज को समझती थी। इसे मालूम था अब रोकने टोकने से कुछ नहीं होगा, इसे जो करना है करके रहेगी। वो होटल वापस चली गई और मुकर्ररा वक्त पर दोबारा कस्बे की तरफ रवाना हुई, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और इसे मौके पर पहुंचते पहुंचते आध पौन घंटे की ताखिर हो गई। विमाला वहां कहीं भी नहीं थी। आशा कुछ देर इंतजार करती रही, फिर अंधेरा छटने से पहले कस्बे से वापस आ गई। वो सख्त परेशान थी। होटल पहुंचकर आशा ने विमाला के ड्राइवर को तमाम सूरत-ए-हाल बताई। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों फिलहाल विमाला के बारे में खामोश रहेंगे। लेकिन फिर जब 4 रोज गुजरने के बावजूद विमाला का कोई खोज नहीं मिला, तो आशा ने सब कुछ हमें बता दिया। मैंने कहा, करण कुमार साहब, अभी आपने बताया कि विमाला खाना बदोशों के पास है। आपको ये बात कैसे मालूम हुई? हमें कल एक खत मिला है जी। करण कुमार ने एक और इंकशाफ किया। यह खत किसी सतरामजा नामी शख्स की तरफ से है। इसने खुद को सांसी कबीले का मुखिया बताया है। इसने लिखा है कि विमाला कुछ खतरनाक लोगों के हाथ में है और वो इसे लेकर चंडीगढ़ के जखीरों जंगल की तरफ चले गए हैं। सतरामजा ने हमारा हमदर्द बनकर लिखा है कि वो हमारा और अगवा करने वालों का मामला करा सकता है। इसके अलावा ये मुखसलाना मशवरा भी दिया है कि अगर हमने पुलिस को बीच में लाने की कोशिश की तो लड़की का कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लिहाजा हम ये मामला थाने कचहरी से बाहर ही तय कर लेंगे। मैंने दिल ही दिल में सतरामजा को गाली दी। इसकी दीदा दिलेरी हद से बढ़ती जा रही थी। साफ जाहिर था कि लड़की सतरामजा के पास ही है, लेकिन इसे किसी महफूज मकाम पर रखा गया है और अब वारिसों से सौदेबाजी की जा रही है। मैंने करण कुमार से पूछा, फिर आप लोगों ने क्या जवाब दिया है? वो बोला, जनाब हम क्या जवाब देते, हम खुद वहाँ गए जालंधर में सतरामजा के डेरे पर। मैं, रघुनाथ और एक फिल्मसाज भैया जी थे। सतरामजा ने कहा कि इसकी हैसियत तो मामला कराने वाले की है, ना इसे ये मालूम है कि मगविया कहाँ है और ना ये पता है कि अगवा करने वाले कब और कहाँ से राब्ता करेंगे। हमारे पूछने पर सतरामजा ने बताया कि विमाला पहले चंगड़ कबीले के पास थी। हीरा नामी एक शख्स ने अपनी औरत देकर इनसे विमाला हासिल कर ली और अपने 2 साथियों के हमरा इसे लेकर दरिया के किनारे जखीरे में जा छुपाए। सतराम ने कहा कि अब हीरे का कोई पता ठिकाना नहीं। इसने खत लिखने को कहा था, मैंने लिख दिया। जो आपका जवाब है वो मुझे बता दें। जब वो मुझसे राब्ता कायम करेगा तो मैं इसे आपका जवाब बता दूंगा। मैं किरण कुमार की जुबानी सतरामजा की दलीलों का सुनकर हैरान हो रहा था। सारी दुनिया जानती थी कि हीरा सतराम का सगा भाई है और वही काम करता है जिसमें सतराम की मर्जी शामिल होती है, लेकिन सतराम मगविया के वारिस को बता रहा था कि हीरा पता नहीं कौन है और कहाँ रहता है। मैंने करण से पूछा, आप लोग सतराम के पास कब गए थे? करण ने बताया कि 3 रोज पहले का वाकया है और उसके बाद से वो मुसलसल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सतरामजा की तरफ से कोई राब्ता कायम नहीं किया गया। मैंने पूछा, सतरामजा का भेजा हुआ खत कहाँ है? करण कुमार बोला, वो रघुनाथ के पास है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस सिलसिले में रघुनाथ से कोई बात भी करें। वो पुलिस को बीच में लाने का सख्त मुखालिफ है। मेरा अपना भी यही ख्याल था, लेकिन मालूम नहीं क्यों आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरी मिन्नत है कि फिलहाल ये बात आप मेरे और अपने दरमियान रखें। मैंने कहा, ठीक है करण साहब, जैसे आपकी मर्जी। मैं वापस जालंधर जा रहा हूँ, बाकी आपको मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं खुद भी इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इससे ना सिर्फ आपकी बदनामी होगी बल्कि लड़की की भी जान जा सकती है।
करण कुमार जल्दी जल्दी इकरार में सर हिलाने लगा। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।